तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा बनाने की सोची थी, लेकिन गुड मॉर्निंग। আমরা এখন কলকাতা এয়ারপোর্টে সঙ্গে বাবা আমাদের আন্দামান যাওয়ার ফ্লাইট হচ্ছে 9:50-এ। আমরা সিকিউরিটি করে এখন বসে আছি, ওয়েট করছি বোর্ডিংয়ের জন্য। লেটস সি। फिटिंग कफ्तर के बैक सीट आज बे ऑफ बंगाल के ऊपर से करेंगे बड़ा कैबिन में रखेंगे 25 डिग्री तापमान 27,000 लीटर करेंगे आज ब्रूस नियमों से बंधित नहीं तो सर्व करते हैं आप सभी फोकस शिवली एंड पूजा विल टेक केयर ऑफ योर एपेटाइट द बाथ विल सर्व यू यम्मी फूड दिस वे हॉट मील्स करेंगे आपको सर गिव अस योर फीडबैक इफ इट डिजर्व খুব সুন্দর অ্যানাউন্সমেন্ট করলো। खाना आएगा उसके बाद छोड़ दे। আমরা পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্টে নেমেছি। ওয়েদার খুবই ভালো, অ্যান্ড গরম আছে, 26-27 ডিগ্রি হবে। আমরা হোটেলে যাচ্ছি, আমাদেরকে গাড়ি পাঠিয়েছে। আমরা গিয়ে আগে লাঞ্চ করব, তারপর আবার ঘুরতে বেরোবো। আমাদের রুমটা দেখিয়ে দিই। খুব ভালো রুম দিয়েছে 3 জনের জন্য। একটা ডাবল বেড আর একটা সিঙ্গেল। অ্যান্ড বাইরের ভিউটা কেমন সেই পুরি পুরি ভাব, হাওয়া আছে, খুব সুন্দর ওয়েদার। সেলুলার জেলে, এটাই আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে সব গাড়ির নাম্বারই AN01 দিয়ে, মানে বোধহয় একটাই RTO এখানে, সব গাড়ি AN01। আমরা সেলুলার জেল চলে এসেছি, হেঁটে হেঁটে এলাম। সেই ফেমাস হিস্টোরিক সেলুলার জেল। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सेलुलर जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल। क्लॉकवाइज थी पूरी जेल, जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता था। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता था। बट अभी आप जहाँ पे खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो, जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, तभी का बना हुआ है। ब्रिटिशर्स फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। बिल्डिंग था, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेजों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, ओल्ड गेट है 118 ईयर्स ओल्ड। ये सेलुलर जेल 118 ईयर्स ओल्ड हो गया। ये जेल बना था 1906 में। सामने में 2 फ्लेम जल रहा है, दोनों सेम जोत है, स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया।
पहला का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया, 24 आवर चलता रहेगा। सेकंड जोत का ओपनिंग सेरेमनी 28 मई 2016 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करते हैं। और उसके पीछे एक प्लेटफॉर्म है, दूर में एक कॉलम है, इसे बोलते हैं मार्टियर्स कॉलम, शहीद स्तंभ। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया। उद्घाटन 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल टूट गया, अब वहीं पे मार्टियर्स कॉलम बन गया। और ये पीपल का ट्री मोटा वाला, ये काफी ओल्ड पीपल ट्री है। जेल के कंस्ट्रक्शन से पहले ट्री वहीं पर है, 1893 से पहले का ट्री है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना ओल्ड ट्री है। नाइट में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही ट्री विटनेस के तौर पे स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए हैं, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो वॉइस है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का वॉइस है। पहले का जो ओल्ड लाइट एंड साउंड शो था उसमें वॉइस ओम पुरी जी का था, इस बार वॉइस चेंज हो गया। फिर जून 28 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी ट्री को काट करके फिर से वहीं पे रीप्लांट कर दिया। अब उस पेड़ का ब्रांच है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये पेड़ न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल ट्री का ही ब्रांच। और इधर देखिएगा मेरे लेफ्ट में दो अलग से रूम है, दोनों ओरिजिनल है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना यहीं पे बनता था, अब इसे ऑफिस बना दिया, तो इसके अंदर पहले का कोई बर्तन नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बर्तन मिला ही नहीं। सावरकर जी के जो रूम में बर्तन है वो मॉडल है, नीचे सचिंद्र नाथ सान्याल जी के कमरे में है बर्तन, वो भी मॉडल के रूम, ओरिजिनल नहीं। उसी के आगे है फांसी घर। हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से, पहले हम देखेंगे फांसी घर, उसके बाद देखेंगे वर्क शेड और उसके बाद जेल भी देखेंगे। तो फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दूं कि अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। काल संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहां तक, आसपास के फॉरेस्ट में, वहां जाते थे। जो ट्राइब्स होते थे आदिवासी, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। ब्रिटिशर्स सर्च करके पकड़ते थे तो फिर उनको हैंग कर देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। और इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया, कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहेगा, डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। इस जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी है इक्वल सिंगल सेल्स। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 693 सेल्स थे, सेल से ही इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858 से। तब उन लोगों को रखने के लिए सेपरेट आइलैंड था और आइलैंड का नाम था वाइपर, जो एक शिप के नाम पे रखा गया। वाइपर आइलैंड इस डायरेक्शन में समुद्र के भी छोटा सा आइलैंड। बाद में वहीं पे जेल भी बना, 1867 छोटा जेल था। अब वहां पे बचा है फांसी घर, गार्ड रूम, बाकी मैक्सिमम टूटा हुआ है। उसी फांसी घर में हैंग किया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहां पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस रहा था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन में उनको चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया। शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के फांसी घर में फांसी पे चढ़ा दिया। यदि आज आप लोग जाते हैं वाइपर आइलैंड घूमने, वो फांसी घर देखने को मिलता है जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। यहाँ पे है 2 रूम, आप दोनों है ओरिजिनल रूम। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पे बनता था, अब इसे ऑफिस बना दिया। इसके आगे है फांसी घर, गैलोस जहाँ पे हैंग करते थे। फांसी घर ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे, अभी उन लोगों ने पूरा कवर कर दिया। ऊपर एक वुडन का बीम है, ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रोप चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा व्यवस्था था। अभी दिखाएंगे। ऊपर एक लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म दरवाजे जैसा नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट गहरा कमरा है,
कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से जाकर के बाहर लाएंगे, फिर पीछे एक छोटा सा गेट है, ओरिजिनल गेट है, उसमें अपन लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट लिखा है, वो पुराना गेट है उसी जमाने का, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सलूलक जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक को विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क। उस वजह से 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदार जी। यहाँ हैंग उन्हीं को किया। तो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो पहले लोग ऊपर चढ़ेंगे, रस्ते वगैरह देखेंगे, फिर नीचे का जो अंडरग्राउंड कमरा है वो एक सफोकेशन वाला कमरा है। लोग के सब एक ही दरवाजा छोटा सा, तो लोग सब अंदर चला जाता है। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से देखना, मेन देखने के ऊपर है बीम, लीवर, प्लेटफॉर्म, रस्सी। नीचे का कमरा बाहर से देखेगा, फिर बाहर को यहीं पे आएंगे असम्बल होंगे। सभी लोग ध्यान से आगे को, कितने लोग को हैंग हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आगे। आएगा, देख देख नीचे हम देखो डेड बॉडी गुलोके এখানে দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে देखने करके नीचे आते रहे, ध्यान से आते रहे, नीचे आते रहे। আর এইখানে পড়তো ভেতরে বেসমেন্ট लास्ट का 4 सेल इसको ब्रिटिशर्स ने सेपरेट करके रखा था। उस सेल को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल। फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए वो सेल्स है, और उनको वहां पे तब तक रखेंगे जब तक उनका डेट फिक्स नहीं होता। और जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे एक व्हाइट कलर का छोटा सा प्लेटफॉर्म है, सामने ओरिजिनल है। मॉर्निंग वहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ाते थे। ये वर्क शेड है इस बिल्डिंग के लिए। इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे, उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर यहाँ पे काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर, और कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर। बाहर का काम जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना, मेन काम यहीं पे होता था। कोकोनट ऑयल निकालो या मस्टर्ड ऑयल निकालो। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में रिटर्न आना है। लेकिन जेल के अंदर जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे पनिशमेंट भी मिलता था। ये बड़ा वर्क शेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ बदल दिया। जगह है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोलू है, वहीं पे है, बहुत सारे थे, एक बचा है। कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बाउल, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, लगभग 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। और दूसरा काम है नारियल के छिलके कूटना। तो पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो कॉइल है उसे पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाकर एक छोटा सा मशीन उसमें रोल किया जाएगा, बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था, तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे, पनिशमेंट्स बाहर बताएंगे। तो जस्ट लास्ट तक जाएगा, फोटोग्राफी कर ले, उसके बाद बाहर आ जाए। अंदर जो फ्रेम है जिसके ऊपर स्टैचू है वो फ्रेम ओरिजिनल फ्रेम है, स्टैचू के साथ फोटोग्राफी करके बाहर राइट साइड में चलना, राइट साइड लास्ट तक जाएगा, लास्ट।
जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस अंदर रखा वो पहनाते थे। वो पहने तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। फ्रीडम फाइटर्स को यूनिफॉर्म मिलता था, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। फर्स्ट है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको भी पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। कमर में चेन है, पाँव में रहेगा चेन, हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन भी रहेगा पाँव में। सेकंड है बार फिटर 6 मंथ। सेकंड है बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त बार छोड़ दो। और थर्ड है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में बोलेंगे डंडा बेड़ी, ओनली 10 डेज के लिए है और डिफिकल्टी उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है नीचे, तो पाँव डिस्टेंस में रहेगा। जब वो से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। जेल का सबसे बड़ा पनिशमेंट, आप लोगों ने अंदर देखा होगा फ्रेम है, वैसा फ्रेम इधर भी है। ये नया फ्रेम है, अंदर जो आपने देखा ओरिजिनल है उसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में लगा देंगे हथकड़ी, मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में और वहीं मारते थे चाबुक से, वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट उन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था वो भी इंडियन ही था। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल्स भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बना देंगे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, मारने वाला को जमादार। उनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। इस जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को कमरे में काम देंगे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर आ सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही आना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को मिट्टी का पॉट मिलेगा, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट दिया जाता था, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 टाइम से मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं। और नाइट में कोई लाइट नहीं, डार्क रूम में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था, बेड का विड्थ इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लेंथ 6.5 फीट, एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। अभी अब आगे कुछ नहीं। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 इयर्स लगे थे जेल बनाने में। अंग्रेजों का एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज का, लेकिन उस एस्टिमेट में ये जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके लेवल करने के लिए 3 इयर्स लगे थे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 इयर्स लगे थे। इस वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज टोटल में खर्च हुए थे और 30 मिलियन ब्रिक्स, 3 करोड़ ब्रिक्स ईट यूज हुआ था। ये जो ब्रिक है वो ओरिजिनल ब्रिक है, जो अंडमान में ही तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 बिल्डिंग्स थे और कमरे थे, कुल मिलाकर के 693 कमरे थे और सभी थे एक जैसे कमरे। एक सेल में एक फ्रीडम फाइटर को ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। रूम है बड़ा, वेंटिलेशन भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है तो दूसरे का बैक साइड है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहां पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा।
और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल, एक्सक्यूज मी, हेलो बच्चे लोग, यहाँ भी तमाशा है। तो सेंट्रल टावर है, सेंट्रल टावर के टॉप पे रहेगा सिंगल गार्ड जो निगरानी करेगा पूरा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड रहेगा। तो पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का, उनका दरवाजा है बड़ा, फ्रीडम फाइटर्स का दरवाजा है छोटा, और दरवाजे का जो लॉक है दरवाजे के लेफ्ट साइड, इस तरफ लेफ्ट साइड काफी दूर है, हाथ में की मिलेगा, लॉक खोल नहीं पाएगा। और दरवाजे के राइट साइड में एक छोटा डोर है, वो खाना देने के लिए। खाना उन्हीं को अंदर मिलेगा जो सेल के अंदर काम करते थे, और जो बाहर काम करते थे खाना बाहर ही मिलता था। अब हमारे पास 7 में से ओनली 3 ब्लॉक्स ही बचे हैं। नंबर 1, नंबर 7, पीछे एक और भी है, नंबर 6, 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। अभी बिल्डिंग कैसे टूटा? 1941 अंडमान में एक बड़ा भूकंप आया था। भूकंप में मेन हिस्सा टूट गया, वॉच टावर का टॉप। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान में जापानियों का कब्जा हुआ 3.5 साल। द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने 300 के करीब बंकर्स बनाए थे, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ ब्लॉक है उसमें से काफी ब्रिक्स निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटाकर वहां पे एक हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया, और उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी। डेविड बैरी आयरलैंड के रहने वाले थे। उनका टाइम रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1905 से 1919। उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गया, उनको शिप में चढ़ाकर कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचते ही डेविड बैरी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। तो सोलो जेल में पहले 7 बिल्डिंग थे, 693 कमरे थे, अब बचा है 3 बिल्डिंग्स 176, टोटल कमरे बचे हुए 283, बाकी 4 के जगह पे बड़ा हॉस्पिटल दिखेगा, सरकारी हॉस्पिटल। गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ, लंबा है यहाँ? कोलकाता कितना है? कोलकाता 1255 किलोमीटर। चेन्नई से दूर है कलकत्ता सब एक ही रेंज है। कलकत्ता 1255, चेन्नई 1190 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 1200 किलोमीटर। बर्मा सबसे नजदीक है, 400 किलोमीटर के करीब म्यांमार सबसे नजदीक। 3 दिन, उस समय 10 दिन लगता था नॉर्मल वेदर में। वेदर खराब होगा तो ज्यादा दिन लगेगा, अभी 3 दिन लगता है। बर्मा की कौन सी प्लेस है नजदीक? 400 वाला बर्मा, म्यांमार, अंडमान से। विच प्लेस? डिगलीपुर से नजदीक रहेगा। डिगलीपुर यहाँ से 325 के, उसके फिर आगे बर्मा आ जाएगा। तो इस जेल में सोलो जेल में सारे फ्रीडम फाइटर का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम चेंज होता था। वीर सावरकर जी का भी रूम चेंज हुआ था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 ईयर्स, तो उसमें से कुछ साल इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे भी उनको रखा गया था। तो सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910, और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेकर के गए। केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 38 जून 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया, दोबारा न भागे, इसलिए हमने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ आजादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966 में हुआ था। तब उनका एज था 83। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, एक कंबल है, 2 बर्तन, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट है, और मॉडल के रूप में रखा हुआ है। इस जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था।
अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए तो हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट करते थे। परेशान हो गए तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है, उसी में झूल करके सुसाइड कर ले। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गए। एक्सक्यूज मी। और दूसरा काम था पंडित राम रखा बाली जी। पंडित राम रखा बाली जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं ना धागा जैसा जनेऊ, अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा क्रांतिकारी नाम था बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1915, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे और थोड़े ओल्ड एज वाले फ्रीडम फाइटर थे। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हो, नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके कमरे में पीटने के लिए। और उन दो वार्डर ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सोलन जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर पार्क वहां पे नजर आएगा। जेल को अंग्रेजों ने बंद कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से जनवरी 1938 सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस मेनलैंड भेज दिया। काला पानी का सजा 1938 में खत्म हो गया, उसके बाद किसी को नहीं लाए। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 और अंडमान में जापानीज आ गए 23 मार्च 1942 से 7 अक्टूबर 1945 जापानी राज रहा। वैसे जापानीज आ गए, अंडमान फ्री हो गया क्योंकि उनके साथ आईएनए भी थे, सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जुल्म अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। जो 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको अंडमान में बसा दिया था। उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, आईएनए के मेंबर, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स थे। जापानीज क्या सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी लोगों को उन लोगों ने मार दिया। और उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 दिन का विजिट था। दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से आगे को जाएंगे लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का हो गया। 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945। अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स है जापानी के ऊपर बमबारी किए, जापानी भी सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1945 वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे। हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947। अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने कैदियों को भेजना शुरू किया था, यहाँ पे हर तरह के कैदी आते थे। और आने के बाद ये था जो अंडमान आ गया, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट मिले तो भी उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में ही बसाते थे। जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो, यही रहो। आज अंडमान के जो लोकल्स है उन प्रिजनर का ही जनरेशन है। सिल्लो जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में बस गए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होते हैं। इसमें यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। आप लोग कमरा सेकंड फ्लोर पे देखेंगे। लास्ट कमरा स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। वापस लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर जाने के लिए लकड़े का कनेक्शन है जो अंग्रेजों के समय में टेम्पररी था, अब इन लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 बिल्डिंग दिखेगा, बाकी जो है हॉस्पिटल दिखेगा। और वहीं से फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट देकर के 15 स्टेप चढ़ेगा, पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर 3rd फ्लोर। समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। वीर सावरकर सावरकर তো খুলে ঢুকতে হবে এই দিনটা। এটাই তো সেই লাস্ট ফ্লোরটা ও যার নামে वीर सावरकर एक्सक्यूज मी। এটা ভাবলেই গা ছিড়ছিড় করে যে মানে কীরকমভাবে টর্চার করতো। কাউকে কারোর সাথে দেখা করতে দিত না যাতে কোনো প্ল্যানিং না করে।
আমরা এখন করভিন্স কোভ বিচে এসেছি। আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম যে পুরী, দীঘা এসব জায়গাতে বিচগুলো খুব নোংরা হয়ে থাকে। এখানের বিচগুলো দেখছি অনেক পরিষ্কার। তার একটা কারণ হয়তো হতে পারে যে এখানে যেহেতু এয়ারে বা শিপে করে আসতে হয়, তো মানে সবাই আসতে পারে না, তো একটু মানে ভালো পাবলিকই আসে। তো আই গেস সেটা হয়তো একটা কারণ হতে পারে যে এখানে হচ্ছে গিয়ে নোংরাটা কম হয়, সিভিলাইজড লোকজনই বেশি আসে। राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा बनाने की सोची थी। अब 3000 रुपये बांध का है इधर लेकिन আমরা এখন এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখলাম সেলুলার জেলে। ইটস ইমপ্রেসিভ, লাইক খুবই ভালো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। মানে এর থেকে ভালো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো আমি কোথাও দেখিনি। খুব ভালো স্টোরি টেলিং, 1 ঘন্টার শো। ভিডিও করা অ্যালাউড নয় ওখানে, তো করলে ঝামেলা করলো, করতে গিয়ে ঝামেলাও করলো। তো আজকের মতন তাহলে কমপ্লিট। গুড নাইট। হোটেলে ফিরে যাব, দিয়ে ডিনার করব, দিয়ে আবার কালকে। চলো টাটা।